सभी भाइयों बहनों को नमन बंदन। आशा है आप सब कुशल से होंगे, सब परिवार। पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमें समाज को मजबूत बनाना है, देश को मजबूत बनाना है। समाज को मजबूत बनाने का मतलब सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है। स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सबको जो है हमने नेशनल इंटरनेशनल स्तर का बनाना है, और सबके लिए बनाना है। सामाजिक व्यवस्था सबके लिए होती है, तो अगर सामाजिक व्यवस्था मजबूत होती है तो हर व्यक्ति को एक मजबूत सिस्टम मिलता है। उसमें गरीब अमीर का कोई मतलब नहीं रहता। फिर जितने भी अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, उनका स्तर उच्च कोटि का अगर बनाया जाए तो उच्च कोटि की चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता। और दूसरी बात, मनुष्य तो आते और जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष को अमीर और गरीब बनाते हैं तो वो इस दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं है। उसका आने जाने का क्रम होता है, जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। सामाजिक व्यवस्था को अगर समृद्ध बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, अच्छी क्वालिटी का बनाया जाए, अच्छी गुणवत्ता का बनाया जाए, तो वो जो सामाजिक व्यवस्था है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक जनरेशन्स के काम आती है। और ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्ष्य भी रखा जाए कि हर पीढ़ी में हमने सामाजिक व्यवस्था को और मजबूत और बेहतर बनाना है, यही लक्ष्य रखा जाए, तो उससे क्या होगा? जो पूरे देश के 7 लाख गांव हैं और भी शहरी इलाके हैं, कस्बे हैं, पूरा देश है, कश्मीर से लेकर दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक, उधर आपके कच्छ भुज से लेकर के आपके असम, मिजोरम, नागालैंड तक, ये अंडमान निकोबार तक, लक्षद्वीप तक, ये सारी एरिया जो है, अगर सोशल सिस्टम को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जाए, अधिक से अधिक बेहतर बनाया जाए, सड़क, बिजली, एवरीथिंग शानदार बहुत बनाया जाए। यूरोपियन कंट्री में जब हम जाते हैं या अमेरिका के में जाते हैं तो वहाँ पर सड़कें कैसी होती हैं, जो लोग वहाँ पर गए हुए हैं वो लोग इस बारे में बताते हैं। वहाँ पर और सोशल सिस्टम है, स्वच्छता की व्यवस्था कैसी है, क्या है। सामाजिक व्यवस्था को जो जागरूक देश हैं उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया है। और साथ में दूसरी प्रक्रिया जो करनी पड़ती है इसके साथ, व्यक्ति को मजबूत बनाने पर, व्यक्ति को वैसे मजबूत नहीं, संस्कारों के द्वारा, चरित्र से, गुणों से, व्यक्तित्व से मजबूत बनाने की प्रक्रिया। क्योंकि वो जब व्यक्तित्व से मजबूत होगा मनुष्य तो सामाजिक मजबूती में एक पक्की ईंट का काम करेगा, कच्ची ईंट का काम नहीं करेगा। हर व्यक्ति अपने को संस्कारित बनाए, चरित्रवान बनाए, श्रेष्ठ बनाए, और साथ में अपने आप को एक पक्की ईंट बना करके, एक अच्छा नागरिक बना करके, और फिर लक्ष्य क्या रखेगा अपने सामने? समाज को मजबूत बनाने का, देश को मजबूत बनाने का। ये पक्के लोग थे ना, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने अपने को पक्का बनाया। उसके बाद लेकिन अपने को पक्का अपने लिए नहीं बनाया, देश के लिए बनाया, समाज के लिए बनाया, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। उनके अपने व्यक्तिगत सपने नहीं थे, अपने पर्सनल ड्रीम्स नहीं थे। उनके सपने कैसे थे, उनके ड्रीम्स क्या थे? देश के लिए, समाज के लिए। भगवान राम के ड्रीम्स क्या थे? व्यक्तिगत ड्रीम्स नहीं थे कि मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा, मैं सुख भोग करूंगा, दुनिया भर की चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा, सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करूंगा। ये उनका सपना नहीं था। राम जी का सपना था राम राज्य की स्थापना, अधर्म को नष्ट करना, कुरीतियों बुराइयों को नष्ट करना, और एक राम राज्य की, एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना करना जिसमें सभी जनता सुखी हो, सुख शांति से रह सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो।
कृष्ण जी का क्या उद्देश्य था? एक ही उद्देश्य था, सामाजिक उद्देश्य था, राष्ट्रीय उद्देश्य था, व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं था। व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए तो अवतार होता भी नहीं है। कोई भी अवतार होता है, गोलू देवता थे और लोग थे, ये व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं आया करते हैं ऐसे लोग। व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए जो आता है वो छोटा आदमी माना जाता है, सामान्य आदमी, कॉमन मैन। अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं। अगर उद्देश्य व्यक्तिगत है, उद्देश्य छोटा है तो वो छोटा आदमी है, और उद्देश्य बड़ा है तो वो बड़ा आदमी है। उद्देश्य की लंबाई चौड़ाई से पता चलेगा उद्देश्य कितना बड़ा है, उतना ही बड़े दिल वाला आदमी माना जाएगा, बड़ी सोच वाला आदमी। बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस नाम की किताब भी लिखी है एक पाश्चात्य लेखक ने, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ा, विशाल, विशाल मस्तिष्क, विशाल हृदय, ऐसी सोच, ऐसा हृदय, ऐसी भावनाएं, विशाल हृदय, विशाल भावनाएं किसको कहेंगे? जिसमें देश और समाज के लिए स्थान होता है। जो हृदय देश और समाज की दुर्दशा को नहीं देख सकता है, आने वाली पीढ़ियों के बिगड़ते हुए भविष्य को नहीं देख सकता है, उस हृदय की बात हो रही है, उस मन मस्तिष्क की बात हो रही है। ऐसे मन मस्तिष्क वाले लोग होंगे तो वो भगत सिंह जैसे ही होंगे, सुभाष चंद्र बोस जैसे ही होंगे। हमको कैसे आदमी चाहिए देश के अंदर, कैसे आदमी चाहिए समाज में? खाए कमाए ऐसे आदमी, पर्सनल स्तर पर केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचें। हमको ऐसे आदमी चाहिए जो अपने गांव के बारे में सोचे, अपने मोहल्ले के बारे में सोचे, अपने नगर के बारे में सोचे। ये भी बहुत बड़ी सोच नहीं है, जो अपने प्रदेश के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में सोचे, ऐसे व्यक्ति चाहिए। तो एक तो व्यक्ति को संस्कारों के द्वारा, चरित्र के द्वारा मजबूत करना है, आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना है, सांस्कृतिक रूप से मजबूत करना है, और दूसरा सामाजिक सिस्टम को भौतिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत करना है। सामाजिक व्यवस्था अधिकतर भौतिक ही होती है और बाकी थोड़ा कल्चरल होती है। सामाजिक जो हमारी परंपराएं होती हैं, अन्य होती हैं, उन सबको ठीक करने की ज़रूरत है। एक वातावरण बनता है उससे, नेगेटिव या पॉजिटिव वातावरण वाली बात, उससे भी मजबूती आती है समाज के अंदर। कुरीतियाँ चल रही हैं, दुनिया भर की गलत चीज़ें चल रही हैं, तो कैसे मजबूत होगा? ग्राम विकास की बात हो रही थी। 7 लाख गाँव को मजबूत करना पहला कदम होगा, फिर बाकी कस्बे और बड़े स्तर के जो अन्य चीज़ें हैं उनको मजबूत करना। तो ग्राम विकास में जो पलायन वाली बात हो रही है, जिसके कारण ग्राम विकास अटका हुआ है, क्योंकि जो जिनके अंदर कार्य क्षमता है, जिनके अंदर सोचने की क्षमता है, जिनके अंदर जो लोग कुछ कर सकते हैं, वो तो सब बाहर जा रहे हैं। तो गांव में काम कौन करेगा? जीव जंतु तो करेंगे नहीं, पशु पक्षी बंदर वगैरह, वो तो उजाड़ा ही करेंगे, उनसे तो परेशान है लोग। आदमी करेगा ना, तो आदमी को रोकना पड़ेगा। आदमी को गांव में जब रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा, पहाड़ी क्षेत्र में रहेगा, अपने इलाकों में रहेगा, तो तब जाके तो हमारे पास कार्य करने वाले लोग होंगे, सोचने वाले लोग होंगे, योजना बनाने वाले लोग होंगे। तो पलायन को रोकना जो है वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। उस पर अगर सोच रहे हैं लोग तो ठीक सोच रहे हैं, लेकिन सोचने तक सीमित चीज़ों को नहीं रखा जाना चाहिए। केवल एक मुद्दा नहीं है, केवल कि भाषण देने का ही मुद्दा नहीं है, इस पर कार्य, सॉलिड कार्य होने चाहिए, ठोस कार्य होने चाहिए। तो उसके लिए पलायन का जो प्रमुख कारण, जो पहला कारण जो रहा है, पहले जो पिछले वीडियो में जिसके बारे में चर्चा करना भूल गए थे, वह है पानी और सड़क। हर गांव में पानी और सड़क। आज हम पानी और सड़क वाली बात लेते हैं। हो सकता है सड़क वाली बात अगर पूरी नहीं होगी तो अगले वीडियो में आ जाएगा, क्योंकि पानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पहाड़ों से, पलायन का कारण भी रहा है बहुत बड़ा। लोग नॉलेज से कैसे पानी भरते थे, अभी भी भरते हैं, वो लोगों को मालूम है। नॉलेज तो लगभग सूख चुके हैं, गधेरे सूख चुके हैं। उसका कारण क्या हुआ? नदियाँ भी सूख गई। यह अच्छा ही है, ठीक है, प्रशासनिक सोच या शासन की सोच की हर घर में नल, हर घर में जल वाली बात जो चल रही है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। वो शहर थोड़ी है, वो तो गांव है। उसमें केवल नल में जल से काम नहीं चलेगा, और नल में जल भी कैसे आएगा जब नदी सूख जाएगी? तो हमें तो ऐसा काम करना है कि जिससे नदी भी हरी भरी हो जाए,
नदी बचाओ अभियान चलता है, कोसी नदी है, गगास नदी है, रामगंगा नदी है, और नदियाँ हैं जो खासकर वो वाली नदियाँ जो हिमालयी नदियाँ नहीं हैं, जो वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं, तो उन नदियों के संरक्षण वाली जो बात होती है। और साथ में हर घर में, हर गांव में जल भी आ जाए, ऐसा कुछ काम करना है। तो उसकी स्कीम एक ही हो सकती है। हर घर में जल और नल वाली स्कीम में तो बहुत दूर से, गांव के बाहर से, किसी दूसरे गांव से या किसी दूर से नदी से पानी लाना होता है। इससे काम नहीं चलेगा। हमको पुराने दिनों को याद करना पड़ेगा। पुराने दिनों में पानी कहाँ था, दूर से थोड़ी लाना पड़ता था। गांव के अगल बगल में जो गधेरे होते थे, जिनमें नौले भी होते थे, जिन गधेरों में, दो पहाड़ियों के बीच में जो गहरा स्थान होता है, दो पहाड़ियों को अलग करने वाला, उसको गधेरा कहते हैं। वो गधेरे आबाद होते थे, उनमें बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी बहता था। उसमें बच्चे खेलते तक थे, नाव चलाते थे, कुछ और करते थे, बांध बनाते थे, पंचक्की बनाते थे, इस प्रकार के खेल बच्चे करते थे। हम लोगों के ही बचपन की बात है। मेरा खुद का प्रारंभिक जीवन जो है 10 साल की उम्र तक का गांव में बीता है। प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई है। तो वो सब खेल हम लोग खेला करते थे। एक नहीं, अनेक गधेरे, अगल का बगल का गधेरा, सब में पानी आता था, साल भर बहता रहता था। उसके कारण से पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। हर घर, हर नल, इस प्रकार की स्कीमों की आवश्यकता भी नहीं रहती थी। हर नौले भरे रहते थे, डबाडब, बिल्कुल पानी से भरे रहते थे। दूर के नौले में भी जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। जो सबसे नज़दीक का नौला है वहीं से काम चल जाता था। पानी भरा और सीधे चले आए। तो ऐसी स्थिति थी। वो स्थिति दोबारा लौटानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी स्कीम हो सकती है, एक ही हो सकती है कि हर गांव के सबसे नज़दीक जो गधेरा है, जिसमें नौले भी हैं, उस गधेरे को दोबारा वैसा ही बनाया जाए जैसे पहले था। असंभव नहीं है। ऊपर से तो बारिश होती है, उस बारिश को अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। अंडरग्राउंड जब भर जाएगा, भूमिगत जल स्तर जब ऊपर आ जाएगा, तो नौले आबाद हो जाएंगे। और जब भूमिगत जल स्तर पूरा हो जाएगा, तो जो बाकी पानी जो होगा वो ऊपर से बहेगा, सीर के रूप में फूटेगा जगह जगह जल उसी गधेरे में। उसके लिए बहुत बड़ी स्कीम की आवश्यकता है। हर गांव में कम से कम एक गधेरा। इससे एक फ़ायदा और होगा, नौले तो आबाद होंगे ही, पानी तो मिलेगा ही। दूसरा जो है, उन गधेरों का, जैसे मान लिया 40 गांव है, 50 गांव है, 50 गांव में 50 गधेरे आबाद कर दिए गए, तो उन 50 गधेरों का पानी कहाँ जाएगा? नदी में। जो वर्षा आधारित नदी है वो भी जीवित हो जाएगी, वो भी जिंदा हो जाएगी। तो हमारा मनरेगा की स्कीम है या दूसरी स्कीम है, जितनी भी पहले जवाहर रोजगार योजना के रूप में चली थी, वो स्कीम रास्ते बनाने में लग गई थी। ठीक है, वहाँ के लोगों को रोज़गार देना अच्छी बात है, अन्य चीज़ें, लेकिन वो जल संरक्षण में अगर लगी होती पहले, केवल एक ही कार्य करने की आवश्यकता थी गांव में, बाकी रास्ते तो खुद ही बना लेते हैं लोग रास्तों के कारण से बाहर नहीं गए, लोग पानी के कारण से बाहर गए। जो पलायन हुआ पानी के कारण से हुआ, तो उस पर कार्य, वो पैसा सब उसमें लगना चाहिए था। एक तरह से लगा भी होगा, मनरेगा में लग भी रहा होगा, लेकिन मनरेगा में जो या अन्य चीज़ों में किसी स्कीम पर हम उंगली नहीं उठा सकते। चल ही रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा, लेकिन रिजल्ट वाली बात है, रिजल्ट आना चाहिए। एक गधेरा तो आबाद होना चाहिए हर गांव में। अगर इस कार्य में सफल हो गए तो फिर ग्राम विकास का कार्य आगे चल पड़ेगा, फिर कोई बाधा रोकने वाली नहीं है। उसमें चेक डैम बनाना है, गधेरे में चेक डैम बनाना है, उसके आसपास, गधेरे के आसपास को जो आपका 100-150 मीटर का दायरा है दोनों ओर गधेरे के, वो पूरी तरह वृक्षारोपण के लिए, और वो जो छोटे छोटे खाई खंदक बनाए जाते हैं उनके लिए सुरक्षित होना चाहिए। वृक्षारोपण होगा, खेती नहीं होगी उसमें। 100 मीटर के दायरे में अगर जीवित करना है उसको, तो ऊपर से लेकर नीचे तक उन खेतों में वृक्षारोपण होगा। छोटे छोटे खाई खंदक बनाए जाएंगे वर्षा जल को भूमिगत करने के लिए।
और जो खाई खंदक बनेंगे उन्हीं के आसपास ही वृक्षारोपण होगा, ताकि उन वृक्षों को उन खाई खंदकों के माध्यम से पानी मिल सके। चौड़ी पत्ती के पेड़ वगैरह वो सबको मालूम है। पर्यावरण NGO दुनिया भर के चल रहे हैं, NGO कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य, कई NGO बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है पूरा एक सिस्टम, गधेरे में हमको ऊपर पानी चाहिए, नीचे नहीं। ऊपर का पानी होगा तब तो जाकर के नीचे नाले में पानी आएगा ना। गांव से ऊपर सबसे टॉप से लेकर जल संरक्षण की प्रक्रिया जो होगी ऊपर से शुरू होगी। अब पूरे उसमें चेक डैम, कच्चे चेक डैम, पक्के चेक डैम की भी ज़रूरत पड़ेगी। पक्के चेक डैम में जो पानी रुकेगा वो वृक्षारोपण में काम आएगा। कुछ पक्के चेक डैम भी होंगे, अधिकतर चेक डैम कच्चे होंगे। उसका काम केवल पानी को थोड़ा सा डिले करना, बहने में डिले करना और उसको भूमिगत करने में सहायता करना। इतने से भी काम नहीं चलेगा। हर वर्ष जो उसमें मलबा बढ़ जाता है चेक डैम के अंदर, वो वाला स्कीम भी रिपेयरिंग वाला, जैसे मकान बनाते तो रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है हर वर्ष, उस तरीके से उसमें सारा सिस्टम। तो नदी बचाने का सिस्टम है या नालों को जीवित करने का सिस्टम है, चाहे हर गांव में वहीं का पानी उपलब्ध हो जाए, दूर से पानी लाने की आवश्यकता ना हो। अगर नल वगैरह भी लगेंगे तो वो उसी गदरे से लगेंगे, ऊपर साइड पानी आ जाएगा तो उससे। जो सबसे टॉप में जो गधेरा जहाँ से स्टार्ट होता है उधर कोई बड़े चाल खाल बन सकते हैं, तालाब टाइप के, छोटे तालाब, पहाड़ के हिसाब से एनालिसिस करते हुए। लेकिन इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि वो गधेरा कैसी एरिया में है, क्योंकि बड़े तालाब बनाने का मतलब फिर वहाँ की भूमि का भी जायज़ा लेना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए हर जगह बड़े तो नहीं बना पाएंगे, भूस्खलन वाली बातें आती हैं। दूसरी तीसरी बातें, ये अल्मोड़ा में क्वारम वाली जो घटना हो रही है, और वो सड़क जो है दुनिया भर का, उधर काकड़ी घाट के एरिया में कितना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खा चुकी है वो सड़क। तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए हर गांव की अलग अलग स्थिति हो सकती है, सब जगह एक ही स्कीम नहीं लग सकती। तो जो है हर साल चेक डैम खाली भी करने पड़ेंगे, उसमें से मलबा निकालना भी पड़ेगा, पहले जैसा बनाना पड़ेगा, जिसमें बनाए गए थे वैसा बनाना पड़ेगा। उसमें भी पैसा लगेगा। मतलब मनरेगा का मतलब ये नहीं कि नई चीज़ें बनानी है, जो पुरानी चीज़ है उसको ठीक भी करना है, या कोई भी योजना जो भी बने गांव के लिए, उसका जो पैसा जाएगा वो रिपेयरिंग में भी जाएगा। उसकी भी योजना बनेगी कि हर साल कुछ रिपेयरिंग की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ पैसा उसमें जाएगा रिपेयरिंग। खासकर एक गधेरा तो आबाद करना ही है, उसके तो पीछे पड़ जाना चाहिए। इसके बिना जो है कोई सक्सेस नहीं है। बाकी कार्य सब सफल नहीं होंगे। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वाली बातें तो बात की बात है। सबसे पहले पानी वाली बात हमको हल करनी ही होगी। इससे नदियाँ भी आबाद हो जाएंगी। 50 गांव 100 गांव के गधेरों का पानी जो नदियों में जाता था आज की डेट में नहीं जाता, क्योंकि वो गधेरे सूख चुके हैं। नदियों के सूखने का एक ही कारण है, वो जो गधेरे जिनमें पानी बहता रहता था वो गधेरे सूख चुके हैं, उसमें पानी नहीं है। उन गधेरों के नौले भी सूख चुके हैं। दोहरी समस्या है, चाहे नौलों की समस्या हो चाहे नदी की समस्या हो, वो दोनों ही समस्याओं को हल किया जा सकता है ये जल संरक्षण की पूरी प्रक्रिया, एक एक गधेरा आबाद करके। जितने गांव हैं उत्तराखंड के अंदर या हिमाचल के अंदर या पहाड़ी इलाकों में जहाँ भी, वो वहाँ हर गांव में कम से कम एक गधेरा तो हर हाल में आबाद होना ही चाहिए। ये टारगेट रखना ही पड़ेगा शासन प्रशासन को भी और वहाँ की अपनी जनता को भी। कई गांव में तो ऐसा हुआ है जहाँ शासन प्रशासन कार्य नहीं कर पाया है, सड़क नहीं बना पाया, तो गांव के लोगों ने खुद ही बना लिया है अपने श्रमदान से। लेकिन गांव में अब लोग बहुत कम रह गए हैं, पलायन, वहाँ जो वर्किंग फोर्स है बहुत कम हो गई है। इसलिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को आगे आना पड़ेगा, या दो अगल बगल के गाँव मिल करके अपने बीच के गधेरा ठीक कर सकते हैं मिल करके। इससे वर्किंग फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगी, कार्य करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इतना पक्का है, एक मत होना पड़ेगा कि पानी नहीं तो कुछ नहीं, गांव की ज़िंदगी फिर जी नहीं जा सकती है, गांव तो बर्बाद हो ही जाएंगे। इसलिए दोनों गांव के लोगों को या आसपास के गांव को एक मत हो करके वो जो 100 मीटर का दायरा है अगल बगल, तो वो पूरा आच्छादित करना पड़ेगा, पूरा पेड़ों से आच्छादित करना होगा, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों से।
तब जा कर के वहाँ जल संरक्षण की संभावना बनती है। केवल खाई खंदक से भी बात नहीं बनती है। अंतिम उपाय तो वृक्षारोपण ही होता है। तो भाइयों बहनों, इस वीडियो में इतना ही। जो जल संरक्षण और पानी वाली बात हुई थी, पानी वाला मुद्दा जिसके कारण पलायन का जो सबसे प्रमुख कारण रहा है गाँव के अंतर्गत पहले से ही, तो उस पर चर्चा हुई। अगली बात जो शिक्षा वाली बात, सड़क वाली बात अगले वीडियो में हम करेंगे। तब के लिए आप सबको धन्यवाद। और अगर कुछ अच्छा इसमें लगे तो इस विचार को आगे अवश्य बढ़ाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। ये केवल वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। एक विचारधारा को जो कि गांव के लिए आवश्यक है, पहाड़ के गांवों के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश के पहाड़ी इलाकों, उसके अनुसार ये बनाए जा रहे हैं। अगर ये विचार आगे ना बढ़े तो फिर ये जो है, जो इस वीडियो को बनाने में जो समय और पैसा लगता है वो सब व्यर्थ निरर्थक हो जाएगा। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक आगे पहुंचाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना।